तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 वर्क प्लेस एथिक्स। वर्क प्लेस एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब क्या है? राइट डिसीजंस। वर्क प्लेस का मतलब राइट डिसीजन एट ऑफिस या राइट डिसीजन एट वर्क प्लेस, एट प्लेस ऑफ वर्क, that is ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, ऑर्गेनाइजेशनल एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना एथिक्स के लिए? क्रिएटिंग एनवायरमेंट और एटमॉस्फियर that is free from discrimination, ओके। किसी के साथ यदि एक वर्कर के साथ अन्याय हो रहा है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट, किसी का फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट, फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट। वर्क प्लेस एथिक्स हैं क्या? इस सबको समान, जितने भी वर्कर्स हैं उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी का हैरेसमेंट नहीं। इसके बेनिफिट्स क्या है? यदि हम भी यदि वर्क प्लेस, तो इट इन्फ्लुएंस द पर्सन, वर्कर्स टू वर्क मोर, इन्फ्लुएंस द वर्कर्स, इन्फ्लुएंस यानी इन्फ्लुएंस पावर होती है। अवॉइड स्कैंडल्स, इन्फ्लुएंस पावर, अवॉइड स्कैंडल्स, नेक्स्ट लेस प्रेशर, less pressure on employees, less misconduct, यदि वर्क प्लेस एथिक्स करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, एम्प्लॉय पे प्रेशर कम होगा, लेस मिसकंसेप्ट, लेस अनएथिकल डिसीजंस, अनएथिकल डिसीजंस भी कम से कम हों। ओके, और क्या क्या बेनिफिट हो गए? नंबर 4, नंबर 4, मोर प्रोडक्टिव वर्कर, जितने एम्प्लॉइज होंगे वो मोर प्रोडक्टिव होंगे।
more productive employees, better utilization of resources, better utilization of resources, better utilization of resources, more efficiency and economy, more efficiency, and economy in organization, more efficiency and economy, good reputation, less risk of legal action, less risk of legal action, customer loyalty, recruit and refrain, efficient people, confidentiality, workplace ethics, से क्या होगा, इन्फ्लुएंस पावर बढ़ती है एम्प्लॉय के प्रति, स्कैंडल्स अवॉइड होते हैं, एम्प्लॉयज पर प्रेशर लेस होता है, लेस मिसकंडक्ट होता है, अनएथिकल डिसीजन बहुत कम होते हैं, एम्प्लॉयज मोर प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, रेपुटेशन बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन, लेस रिस्क ऑफ लीगल एक्शन की रिस्क कम से कम रहती है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, रिक्रूट एंड रिफ्रेन एफिशिएंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है। अब हमें देखना है, ये तो बेनिफिट कर लिए, कौन से फैक्टर्स हैं which influence the ethical workplace ethics, कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting influencing ethical behavior at workplace। तो अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं which influence
फैक्टर्स influencing ethical behavior factors influencing ethical behavior at the workplace. First is individuals का behavior, individual factor, influence of the manager, and organizational behavior. These are the factors influencing ethical behavior at the workplace: individual factors, influence of managers, and organizational factors. ओके, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वर्क प्लेस पे। हर आदमी का, अलग अलग आदमी का बिहेवियर, यदि वो एथिकली बिहेव करता है, ठीक है, और एथिकली एक एक इंडिविजुअल एथिक्स के साथ, पर्सनल एथिक्स के साथ काम करता है, तो एथिकल बिहेवियर पड़ेगा। मैनेजर्स किस तरह उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को टू बिहेव एथिकली, एंड ऑर्गेनाइजेशनल का ओवरऑल बिहेवियर, ये सारे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर। अभी हमने दो टर्म्स यूज की थी, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट, ठीक है ना, कि हमें एथिकल बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज होती है और हैरेसमेंट क्या चीज होती है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं, फिर हम समझेंगे क्या होता है हैरेसमेंट। ओके, तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होती है ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल और वर्कर favorable or unfavorable, favorable or on the basis of treating an individual worker favorable or unfavorable on the basis of any other basis, anything or any basis other than इंडिविजुअल मेरिट, काम की योग्यता के अलावा किसी और चीज पर, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेक्स के बेसिस पे, यानी आदमी औरत के बीच में भेदभाव करना, जाति का भेदभाव करना, ये हाई कास्ट का, रिलेशन में ये हमारा भाई भतीजा बात करना, ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। केवल डिस्क्रिमिनेशन के कौन अच्छा वर्कर है, क्लास के अंदर कौन बढ़िया स्टूडेंट है, फेवरेबल या
ऑफिस के अंदर कौन ज़्यादा जल्दी काम करता है उसके बेसिस पे तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन किसी के बेसिस पे कि ये काला है, ये गोरा है, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्रियन है, या ये मेल है या फीमेल है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव। तो यदि डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को या वर्कर को उसके काम की योग्यता के अलावा किसी और चीज की वजह से भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नो रिगार्ड टू मेरिट। सबसे पहली इसके अंदर होती है नो रिगार्ड टू मेरिट। मेरिट का कोई रिगार्ड नहीं होता कि वो कौन आदमी कितना योग्य है काम करने में। एक पर्सन के प्रति वाइस या प्रीजुडिस, वाइस या प्रीजुडिस एटीट्यूड है, वाइस है या प्रीजुडिस है। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अदर एम्प्लॉइज। No regard to merit, bias, prejudice, negative impact on other employees. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है? नो रिगार्ड टू मेरिट, वाइस, प्रिजुडिस, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर एम्प्लॉइज। अब आ जाइए कॉमन। Employment discrimination common employment discrimination practices। नंबर 1 रिक्रूटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग, कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट, conditions for employment, promotional practices, dismissal, recruitment, selection, screening, conditions for employment, promotional practices, dismissal। कॉमन एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन कि हम भाई भतीजावाद पर या धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे किन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर योग्यता के अलावा किसी और चीज पे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह सिलेक्शन या स्क्रीनिंग में यदि हम भेदभाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर एलिमेंट अदर देन मेरिट,
तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन से। इसी तरह किसी को ज़्यादा सैलरी देते हैं, किसी को कम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्राइटेरिया अदर देन मेरिट, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह प्रमोशन के अंदर प्रमोशनल प्रैक्टिसेज हैं या डिसमिसल हैं, इन सब के अंदर यदि हम मेरिट के अलावा किसी और कंसीडरेशन को ध्यान रखते हैं तो ये कहलाएगा डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेशनरी वर्क प्लेस एथिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, सबको बराबर करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, तभी हम उसके एक बढ़िया वर्क एथिक्स या वर्क प्लेस एथिक्स कहलाएगी वो, जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो तब। नेक्स्ट इज हैरेसमेंट। हैरेसमेंट, हैरेसमेंट क्या है? हैरेसमेंट का मतलब क्या है? किसी का हम ह्यूमिलिएशन करते हैं, इंसल्ट, किसी का ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, ठीक है, जिससे कि विच रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल humiliation, insult results in psychological disorder. Harassment, humiliation, insult results in psychological disorder. Humiliation, insult results in psychological disorder. To the victims. अब हम समझते हैं कि ये जो हैरेसमेंट है, यदि किसी की बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, ह्यूमिलेट करना, यानी किसी को नर्वस करना, हैरेस करना, ये वर्क प्लेस एथिक्स में के खिलाफ है। तो वर्क प्लेस एथिक्स में हमने कहा देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी हैरेसमेंट। अब ये हैरेसमेंट कई तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट, टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट, नंबर 1 वर्क प्लेस हैरेसमेंट, एंड नेक्स्ट इज sexual harassment. Workplace harassment and sexual harassment. Workplace physical harassment, verbal, और एब्यूज, किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, ये सब वर्क प्लेस ऐसे। नेक्स्ट इज आइसोलेटिंग ए पर्सन
from normal work. Physical harassment, isolating a person from normal work. Or from career opportunity. From career opportunity. उसके अलावा उसको क्या किया, अनएक्सप्लेन्ड जॉब चेंजेस, या उसका तबादला कर रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड जॉब चेंजेस। इम्पॉसिबल जॉब, criticism, impossible job, criticism. Next is sexual harassment, verbal, physical, verbal, physical or sexual advancement against opposite sex. ठीक है, it may be single action or series of actions. Single action or series of action. These are the workplace harassment and sexual harassment. ठीक है, ये आपने समझा टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट। ठीक है, तो ये दो तरह के हैरेसमेंट है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। वर्क प्लेस में फिजिकल वर्बल एब्यूज करना, एक पर्सन को किसी को आइसोलेट कर देना, नॉर्मल जो वर्किंग है या कैरियर अपॉर्चुनिटी से वंचित रखना, उसको अनएक्सप्लेन जॉब चेंज है, जैसे ऐसे काम दे देना जो उसके लेवल की नहीं है, इम्पॉसिबल जॉब, क्रिटिसिज्म, ये सब वर्क प्लेस हैरेसमेंट है। एंड अनदर इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, अब आ जाइए मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स। मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस एथिक्स। Management of workplace ethics. Incorporate ethics in management. Incorporate ethics in management.
setting an example from top, incorporate ethics and management, incorporate ethics in management, setting an example from top, open communication and friendly environment, open communication and friendly environment, reporting of unethical conduct, code of conduct and ethics, code of conduct and ethics, ethics management programs, disciplinary action, group decision making, cross functional teams, and grievance policy. Grievance policy, code of conduct and ethics management program, disciplinary action, group decision making, cross functional team. This is the workplace ethics, management of workplace ethics. ठीक है, इसमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट एंड ethics management program, disciplinary action, group decision making, cross functional team and grievance policy. This is the management of workplace ethics. ओके, तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए यदि इसको वर्कप्लेस एथिक्स को मेंटेन करना है। एथिक्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, लोगों को स्टडी एथिकल के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस, ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड क्रॉस फंक्शनल पॉलिसी और एक ग्रीवियंस पॉलिसी बनानी होगी जिससे कि वर्कप्लेस एथिक्स मेंटेन की जा सके। ओके,
अब आ जाइए एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Ethics in marketing and consumer protection। Ethics in marketing and consumer protection। ना सबसे पहले ethics in ethics in marketing। एथिक्स इन मार्केटिंग किस लिए जरूरत है? टू क्रिएट मार्केटिंग के अंदर एथिक्स। ऐसा नहीं कि भाई जो सामान हो स्टील का बना हुआ आप उसको सिल्वर कह दें, पीतल के बने को सोना कह दें। मार्केटिंग में एथिक्स होनी चाहिए। इससे क्या होगा? टू क्रिएट ए to create a competitive advantage applying standard of fairness to marketing decision making। Applying standard of fairness to marketing decision making helps in avoiding harmful action and omission। Helps in avoiding harmful actions and omissions। Helps in avoiding harmful actions and commissions। ठीक है, ऐसा एक एथिक्स होनी चाहिए
फेयरनेस मार्केटिंग डिसीजन में होनी चाहिए उसके, जिससे कि बाद में हार्मफुल इफेक्ट कमीशंस और कमीशंस के ना हो। अब आ जाइए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटियर। Responsibility of marketeer, follow highest norms, follow highest ethical norms, accept responsibility for consequences of his activities, follow highest ethical norms, accept responsibility for consequences of activities, image building, lead to increase in turnover revenue, led to increase in turnover oblique revenue, led to increase in turnover and revenue, reduced government regulations, matching power and responsibility. Next is matching power and responsibility. तो एथिक्स इन मार्केटिंग के लिए क्या है? टू क्रिएट ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, फेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि कोई हार्मफुल ओमिशन कमीशन ना हो। तो मार्केटियर की एथिक्स होंगी तो ऐसा होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस यदि मार्केटियर खुद फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट की रेगुलेशन कम होंगी। हाईएस्ट एथिकल नॉर्म्स मार्केटियर्स को फॉलो करना चाहिए। उसकी एक्टिविटी के जो कंसिक्वेंस हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करनी चाहिए। इमेज बिल्डिंग, कि उसकी इमेज बिल्ड हो, ठीक है, जिससे कि अल्टीमेटली इनका टर्नओवर और रेवेन्यू इंक्रीज हो, ठीक है। मैचिंग पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी क्या चाहता है? मेरा माल ज्यादा से ज्यादा बिके। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दिखने के साथ में जो अच्छा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, जो ऑनेस्ट दिखता है वो ज्यादा बिकता है। आप भी जहाँ पर ठग्गू लगा होगा कि ये बहुत ठगता है, क्या खरीदोगे? ये लूटता है, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो क्या है, एथिक्स इन मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए जिन लोगों ने एथिक्स रखी है, टाटा, बाटा, गोदरेज कितने वर्षों से चल रहे हैं, क्योंकि एथिकल बेसिस पे। बहुत सी नॉन एथिकल कंपनियां आई, नॉन एथिकल बिल्डर आए, कब चले गए,
क्योंकि उन्होंने कोई अपनी इमेज बिल्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको एक कंसेप्ट कराने जा रहा हूं, दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन आजकल प्रतियोगिता का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। कंपटीशन का मतलब हर आदमी अपने अपने बेसिस पे, यहाँ भी जो अपनी क्लास में बैठे हैं एवरीबडी इज कम्पीटिंग के मेरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए। इसी तरह जो सेलर्स हैं